मेच्योरिटी और टर्म, मतलब या तो हम मेच्योरिटी का वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं या तो टर्म का, ठीक है। द स्टेटेड टाइम पीरियड गिव ऑन अ बॉन्ड, मतलब एक टाइम मेंशन होता है उसके ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, इसे हम कहते हैं मेच्योरिटी, ठीक है। मैम ये एक्सपायर भी हो जाती हैं क्या? ये जो गवर्नमेंट एक्सपायर तो नहीं होते, इनका ना एक पीरियड होता है वो जो गवर्नमेंट ने इशू किया होता है। लाइक मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब टीवीज है उसका मेच्योरिटी पीरियड 1 to 10 ईयर्स है। 1 to 10 ईयर्स के बाद अगर वो मेच्योर हो जाता है तो देन वो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो सिक्योरिटीज होती है ना उसके बारे में होता है। आप लोगों को मैं, कैन यू एनीवन शेयर अबाउट व्हाट इज अ शेयर होल्डर? बहुत सिंपल सी चीज है। नूर आप मैम बताओ। जो भी शेयर जो है परचेज किया हो, यानी शेयर यस, जितने भी purchase किए जिसके पास जो शेयर्स को होल्ड करता है ना उससे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स लिख के उसके आगे लाइन लगाओ, एक ओवर में कॉमन स्टॉक लिखो, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर्स लिखो, कुछ भी मैं दे सकती हूँ, आप लोगों ने देख के घबरा नहीं जाना ये इक्विटी शेयर क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम तो ऑर्डिनरी शेयर्स ही पढ़ते रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी और कॉमन स्टॉक, ये तीनों इसके नाम है ऑर्डिनरी शेयर्स के, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स जो है ये एक ब्रिटिश टर्म है, ब्रिटिश टर्म में इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन स्टॉक। और ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं इसे जो ज़्यादातर पाकिस्तान में इसे बोलते हैं। और इसके जो फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स, परमानेंसी है, नो नॉमिनल कॉस्ट है, रेजिडुअल क्लेम ऑन प्रॉफिट एंड एसेट्स है, वोटिंग पावर है, ठीक है। परमानेंसी क्या होता है, इसमें अमाउंट received from sale of its ordinary share cannot be refunded by the company to the shareholders during its lifetime। इसमें क्या होता है, जो अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं, मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स को हम सेल आउट कर रहे हैं तो उसकी जो अमाउंट होती है ये रिफंड नहीं की जाती कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मतलब जो भी उसका लाइफ पीरियड है उसके दौरान। These can be repaid only at the time of company liquidation, मतलब जब कंपनी की लिक्विडेशन की हालत होगी तब इसे हम रीपे करेंगे। और नॉन नॉमिनल कॉस्ट क्या होता है, अ कंपनी इज नॉट ऑब्लिगेट टू पे एनी डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। आप लोग भी बोलते रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो है ना, हम लोग अगर डिविडेंड हो जाता है कंपनी में तो वो हम पे नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को पे करेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर कोई डिविडेंड होता है तो ये कोई कानून नहीं है कि सबसे पहले हम लोग जो है ना इसे पे करें ordinary shareholders को। At least theoretically a company can go on a forever without paying any dividend to its equity shareholders, मतलब कंपनी जो है ना इनको डिविडेंड पे किए बगैर भी रन कर सकती है। द साइज ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड ईच ईयर बाय द कंपनी शेयर होल्डर। हर साल जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है डिविडेंड का जो साइज है, मतलब कितना साइज होगा वो कितना पे करेंगे, कंपनी के जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं। और रेजिडुअल क्लेम ऑन प्रॉफिट, इसका मतलब है इक्विटी होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू ओनली द रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इनका रेजिडुअल क्लेम होता है वो प्रॉफिट पे। डिविडेंड कैन बी पेड टू इक्विटी होल्डर्स ओनली आफ्टर ऑल दीज क्लासेस ऑफ कैपिटल हैव बीन एडिक्यूटली कंपनसेटेड, मतलब सबसे पहले जो है हम लोग जो कंपनीज के और मेंबर्स हैं उन्हें पे करेंगे, प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को अगर कोई और भी हैं उन्हें पे करेंगे, ऑल ऑफ देम। फिर सबसे एंड पे जो है हम लोग इन्हें पे करेंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को अगर कुछ बचता है डिविडेंड, ठीक है। Residual claim on assets in the event of a company liquidation, ordinary shareholders have a claim on the company assets after the claim of creditors and other classes of shareholders have been met in full। एक मिनट बच्चों, मैं ना चार्जर लगा दूं लैपटॉप से। इसमें क्या होता है, कंपनी सेल शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब अभी न्यूली कंपनी को इस्टेब्लिश हुई है, वो अपने शेयर्स जो होते हैं वो जो है ना ऑफर करते हैं पब्लिक को कि वो हमारे आके शेयर्स खरीदें, ठीक है। वो इनिशियल होती है, मतलब फर्स्ट स्टेज होती है
उसकी। और सेकेंडरी मार्केट में क्या आते हैं, इसकी कराची स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, इसकी वो भी एग्जांपल है। मतलब हाँ, वहाँ पे बार बार वो ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है, बार बार बाय एंड सेल कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक होल्डर सेल शेयर्स टू ईच अदर, मतलब स्टॉक होल्डर सेल कर रहे होते हैं शेयर्स को, ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक एप्पल कंप्यूटर डिसाइडेड टू इशू एडिशनल स्टॉक, मतलब वो इशू करना चाह रहा है एडिशनल स्टॉक, जो भी उसके शेयर्स हैं। उसकी असिस्टेंट जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के थ्रू है, एंड इन्वेस्टर्स परचेज सम ऑफ द न्यूली इशूड शेयर, और जो इन्वेस्टर्स है वो परचेज कर रहा है जो न्यूली इशूड शेयर हुए हैं। क्या ये एक प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है? कोई बताए ये कौन सी मार्केट होगी? मैम मेरा ख्याल सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी मेरे ख्याल से, अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइमरी, वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और किसने बोला है ये सेकेंडरी मार्केट है? मैंने कहा था। हारिस, अच्छा ये जी देखो, आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जहाँ पे न्यूली इशूड शेयर होगा ना, तो वो समझो वो प्राइमरी मार्केट है। इनिशियल ठीक, पब्लिक ऑफरिंग है। इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेज से हम लोग जो है ना उसे सेल आउट कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये होगी प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी, इफ ठीक। अच्छा, व्हाट इफ इंस्टेड एंड इन्वेस्टर्स बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ एप्पल स्टॉक इन द ओपन मार्केट। अच्छा, ये जो है, इज दिस अ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन? क्वेश्चंस पढ़ें, मैं ना पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, सुने आप लोग। व्हाट इफ इंस्टेड एन इन्वेस्टर बायस एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ एप्पल स्टॉक? यस मैम, ये सेकेंडरी होगी क्योंकि पहले के एग्जिस्ट करते हैं शेयर्स। वेरी गुड, समझ आ गया आप लोगों को। प्राइमरी जब होगा तो तब होगा न्यूली इशूड, ठीक है। यस मैम। तो अगर ये होगा एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, तो ये होंगे वो सेकेंडरी मार्केट। और मनी मार्केट वो मार्केट होती है जिसका वो टाइम पीरियड जो होता है 1 ईयर होता है। और कैपिटल मार्केट होती है वो वाली मार्केट जिसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर से मोर देन। हम लोग वो क्वेश्चंस करते होते थे अकाउंटिंग में, कैपिटल लॉस, और वो जहाँ पे बड़े बड़े लॉस होते थे वो कैपिटल में चले जाते थे। और एक और था, वो जो होते थे हम लोग इसमें ले जाते थे, पता नहीं मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो मतलब ये उसी की तरह है, ठीक है। यस मैम। ये सेकेंडरी मार्केट है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, ये देखो, सिंस न्यू शेयर्स ऑफ स्टॉक्स आर बीइंग इशूड, दिस इज अ प्राइमरी ट्रांजैक्शन, मतलब ये प्राइमरी ट्रांजैक्शन है। और सेकंड में है सिंस नो न्यू शेयर्स आर क्रिएटेड, मतलब हमने कोई भी न्यू शेयर्स जो है वो क्रिएट नहीं किए, दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बड़ा हमने पढ़ा है डिविडेंड, डिफरेंट अप्रोचेस फॉर वैल्यूइंग कॉमन स्टॉक। बड़ा हमने पढ़ा जी, हम इसे डिविडेंड जो है फिक्स डिविडेंड दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल है, यूजिंग द मल्टीपल्स ऑफ कंपेरेबल फर्म्स है, ठीक है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो है, मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको हम लोग और क्या क्या कहते हैं। आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ, हमारा जो है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, KE से भी बोलते हैं, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक चीज मैं बोल रही हूँ, टू गैस इन चीप टू गैस वेरी इज एक्सपेंसिव। गैस करना जो है ये चीप है, सस्ता काम है, गैस वेरी इज एक्सपेंसिव है, ठीक है। हमारा कॉस्ट से और रिटर्न से जो है ना बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा। मतलब एक सिक्के की ये दो साइडें हैं, एक साइड पे कॉस्ट है, दूसरी साइड पे रिटर्न है। कॉस्ट होता क्या है, द पर्सन हु इज यूटिलाइज इज कॉल्ड कॉस्ट, मतलब कोई पर्सन है हु इज यूटिलाइज, जो इसे इस्तेमाल कर रहा है वो कॉस्ट है। रिटर्न क्या है, कॉस्ट से जो हम चीज रिसीव कर रहे हैं उसे हम रिटर्न कहते हैं। द पर्सन हु इज रिसीव्ड इज कॉल्ड रिटर्न। ऊपर क्या, हु इज यूटिलाइज, जो इस्तेमाल कर रहा है उसे कॉस्ट, और रिटर्न में क्या, हु इज रिसीव, कोई चीज़ है हम सेल करते हैं, लाइक चावल सेल कर रहे हैं, उससे जो पैसे हमें मिलेंगे वो रिटर्न में आएंगे, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी होता है, ग्रोथ भी है, नॉन ग्रोथ भी है, ठीक है। लास्ट में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें क्या क्या होता है। हम लोग इसके वो फार्मूलाज हैं, शुक्र करो न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल नहीं है सॉरी, थ्योरेटिकल ही है, तो अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम होता। कॉमन स्टॉक में जो होता है, हम लोग कॉमन स्टॉक के बारे में ये पढ़ रहे हैं। कॉमन स्टॉक जो है ये टाइप ऑफ स्टॉक है विच बियर्स अल्टीमेट ऑनरशिप भी होती है इनके पास, ये मतलब स्टेक होता है। फिर ये ब्रिटिश टर्म भी है, ये आप लोगों को पता चल गया। और उसके बाद इसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आता है, इसमें इसका फार्मूला है P डॉट
और इज इक्वल टू यहाँ पी डॉट को आप वी भी लिख सकते हो, D1 KE माइनस G है। अच्छा KE जो है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, इसमें कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल है, यूजिंग द मल्टीपल्स ऑफ कंपेरेबल फर्म्स है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट बाय द स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब हमारे पास कोई आज एक वैल्यू दी गई है, इसको हम फ्यूचर में इसका डिविडेंड हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं, वो इस स्टॉक से हम कितना जनरेट करेंगे, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और इसका ये फॉर्मूला दिया गया है, डिविडेंड 1 जो है फर्स्ट ईयर का होगा 1 प्लस KE इन्होंने RS लिखा हुआ है, मैंने RS लिख दिया है। इधर पता क्या होता है, KE भी लिख सकते हैं, इसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। 2 इयर्स का डिविडेंड क्या होगा, 3 इयर्स का क्या होगा, और आगे अनमिच्योर है, मतलब डिविडेंड आगे जाता जाएगा, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में ग्रोथ मॉडल भी आता है, ये जिसका फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया गया है। नो ग्रोथ मॉडल मतलब कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, कांस्टेंट मॉडल है। इसमें क्या है, हमारा डिविडेंड जो है ना वो कांस्टेंट ही है, मतलब डिविडेंड हमारा बढ़ ही नहीं रहा। हारिस अटेंडेंस भी लेते जाना आप। जी ठीक। अच्छा ये इसका फार्मूला है, इसका हमारे साथ कोई भी वास्ता नहीं है, ये जस्ट आपने रिव्यू कर लेना है। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर क्या, कॉमन स्टॉक होल्डर क्या है, ये जस्ट आप लोगों को, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है थ्योरी से है, न्यूमेरिकल से नहीं है, तो इसीलिए जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। कांस्टेंट ग्रोथ क्या आती है, कांस्टेंट ग्रोथ में अ स्टॉक हुज डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉरएवर एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब डिविडेंड अगर 2.40 है ना तो फॉरएवर हमें यही डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी जितना मर्जी अर्न कर रही है, उससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। इफ G इज कांस्टेंट दैट डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला कवरेज, मतलब इसका एक नीचे ये फार्मूला दिया गया है, आप लोगों को शो हो रहा है या नहीं, ये P डॉट D डॉट 1 प्लस G जो है ग्रोथ को जाहिर कर रहा है, KE भी इसे बोल सकते हैं, RS भी बोल सकते हैं, इसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। D डॉट 1 प्लस G जो है ये D1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये एक वो बनाया हुआ है, नीचे ईयर्स दिए गए हैं, दूसरी साइड पे डिविडेंड दिया गया है, फ्यूचर डिविडेंड एंड देयर प्रेजेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। ये परेशान नहीं होना इनका, हमने ये पेपर्स में मैंने देना भी नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, फ्यूचर में कभी आपके काम आ सकते हैं, अगर दोबारा हमें कभी फाइनेंस आप लोग रखते हो तो ये आप लोगों को इसके बारे में हाँ ना होनी चाहिए। व्हाट हैपन्स इफ G मतलब ग्रोथ ग्रेटर देन होगी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। इफ G ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न द कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला लीड्स टू बी अ नेगेटिव स्टॉक प्राइस, मतलब स्टॉक की जो प्राइस होगी वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, विच डज नॉट मेक अ सेंस, मतलब वो अच्छा नहीं है कंपनी के लिए। द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कैन ओनली बी यूज्ड इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ग्रेटर देन होगा G से, मींस ग्रोथ से। G इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट फॉरएवर, G जो है एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मतलब ये कांस्टेंट है, हमेशा के लिए कांस्टेंट है। ये जो है कैपम होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसे बोलते हैं। इफ रिस्क फ्री रेट है 7% है, आर जो है मार्केट वैल्यू है 12% है, बीटा इसका 1.2 है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म स्टॉक है, ये उन्होंने एक फार्मूला दिया गया है, RF आपका 0.7% है, प्लस वैल्यू उसकी 12% थी, रिस्क फ्री रेट उसका 7% था, बीटा 12% में से 7 आप माइनस कर दोगे, बाद में 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 के साथ एड अप कर दो, 30% आ जाएगा आपका, ठीक है। इफ डी डॉट मतलब डिविडेंड जो है 0 ईयर का 2 है एंड G इज कांस्टेंट, मतलब G की वैल्यू जो ग्रोथ है वो 6% और ये कांस्टेंट है। फाइंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स एंड देयर PV वीक है। 0 ईयर का उसने दिया हुआ है, 1 ईयर का हम कैसे फाइंड करेंगे, पीछे हमने जो फार्मूले डिस्कस किया हूँ वो पुट करके ये निकल आएंगे, ये पेपर में आना नहीं है, वैसे आप लोगों को बता रही हूँ। व्हाट इज द इंट्रिंसिक स्टॉक वैल्यू यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, ये एक फार्मूला दिया है D1 उसका, तो बताया था कि ये हमारा कितना है 13% है, इधर कहीं उसने पीछे बताया होगा हमारा 13% है, उसमें से हम माइनस कर देंगे G की वैल्यू को 0.06 है, तो ये जो है हमारी स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 30.29 निकल आएगी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक,
1 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 1 साल से अब तक के लिए, उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है। D1 विल हैव बीन पेड आउट ऑलरेडी, सो P1 इज द प्रेजेंट वैल्यू एज ऑफ ईयर 1। D2, ये D जो है ये डिविडेंड के लिए यूज हो रहा है, और P जो है ये प्राइस के लिए यूज हो रहा है। P1 जो होगा D2 और KE माइनस G है। D2 की भी वैल्यू पीछे एक हमने ग्राफ ये देखा था, ये देखो 2 इयर्स में उसकी क्या है, 2.2 की, और केस कर देंगे तो हमारी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 32.10 आ जाएगी। और P1 जो है P डॉट और 1.06 के बराबर है, तो फिर भी वही सेम ही वैल्यू आती है। ये सारा ही न्यूमेरिकल ही है, फार्मूले हैं, एक दफ़ा देख लेना आप, ये ज़रूरत तो नहीं है हमें पेपर के लिए, लेकिन यह आप लोगों को थोड़ा बहुत पता तो होना चाहिए। व्हाट वुड द एक्सपेक्टेड प्राइस टुडे बी इफ G इज 0। उसने बोला है G अगर 0 होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस हमारी क्या हो गई। ये देखो उन्होंने जो है ना उसका डिविडेंड कांस्टेंट है, 2 ही है, फर्स्ट ईयर का भी 2 है, सेकेंड ईयर का भी 2 है, और 3 इयर्स का भी 2 ही है, और परपेचुटी है, मतलब ये जो है ना मिच्योर नहीं होता, इसकी इन्फिनिट लाइफ होती है, ये चलता जाता है। ये उसका फार्मूला है, PMT है और ओवर R है। PMT 2 ही है हर साल की, वो लिख देंगे, और RS मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 13%, ऐसे इस पर डिवाइड कर देंगे 15.38 आ जाएगा। सुपर नॉर्मल ग्रोथ होगी तब उसका G उसका 13% है, 3 इयर्स है। Before achieving long run growth 6% है। Can no longer use just the constant growth model to find stock, मतलब constant growth को ही हम जो है ना स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज नहीं करेंगे। However the growth does become constant after 3 years। पीछे भी हमने एक देखा था, ये देखो 3 इयर्स के बाद उसकी कांस्टेंट जो है ना वैल्यू उसकी कांस्टेंट हो गई है, 2 ही जाती जाएगी। वैल्यूइंग कॉमन स्टॉक विद नॉन कांस्टेंट ग्रोथ के साथ, मतलब इधर जो है ना डिविडेंड वो कांस्टेंट नहीं है। ये 0 पे देखो, पहले 2 है, फिर 2.301 हो गया, 2.647 हो गया, फिर 3.047 हो गया, ऐसे ही सबको ऐड अप करते जाएंगे, डिविडेंड निकालते जाएंगे। पहले पे उसका 30 है, फिर पहले 3 इयर्स में 30% है, और 4 इयर्स में उसका जो है ना 6% है जी ग्रोथ, मतलब जो उसकी हो रही है, तो डिविडेंड जो है वो चेंज होता जाएगा। इफ द स्टॉक वाज एक्सपेक्टेड टू हैव नेगेटिव ग्रोथ, मतलब अगर ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में आ रही है, व्हाट वुड बाय टू स्टॉक एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। द फर्म स्टिल हैज अर्निंग्स एंड पे डिविडेंड्स। फर्म जो होती है ये स्टिल अर्न कर रही होती है और पे कर रही होती है डिविडेंड को, इवन दो दे मे बी डिक्लाइन, मतलब वो अगर उसकी वैल्यू जो डिक्लाइन कर रही होती है, गिर रही होती है, दे स्टिल हैव अ वैल्यू, फिर भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ये जो है इसको नेगेटिव होगा तो तब उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसका फार्मूला है फाइंड एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन यील्ड। हेलो, कैपिटल गेन यील्ड है, इसमें जी 6% है। अच्छा ये सारा ये इसका कोई भी चक्कर नहीं है। कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल है, आल्सो पार्ट द फ्री कैश फ्लो मेथड्स है, सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द एंटायर फर्म इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म। फ्री कैश फ्लोज जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसके लिए आल्सो कॉल्ड द फ्री कैश फ्लोज इसे मेथड बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटायर फर्म इक्वल द प्रेजेंट, जो फर्म की इंटायर वैल्यू होती है ये इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म के, और इसे फ्री कैश फ्लोज भी कहते हैं। रिमेंबर फ्री कैश फ्लोज इज द फर्म आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम है लेस देन द नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये इसका फार्मूला नीचे दिया गया होगा, ये देख लें। अप्लाइंग द कॉर्पोरेट वैल्यू मेथड मॉडल है, सॉरी, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। हम मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक में से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर स्टॉक कर देते हैं, फिर आ जाती है डिवाइड मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग टू गेट इंट्रिंसिक स्टॉक प्राइस वैल्यू। इसमें जो है पी डॉट जो है मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उस पर करेंगे। इशू रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल है, ऑफन प्रेफर टू द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग नंबर ऑफ फर्म
that don't pay dividend, मतलब वो डिविडेंड पे नहीं करते, और when dividend are hard to forecast, मतलब हम अपने डिविडेंड को फोरकास्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इशू रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट वॉल्यूम मॉडल है, often prefer to the dividend growth model, especially when considering numbers of firms that do not pay dividend, मतलब वो डिविडेंड नहीं पे करे, और when dividend are hard to forecast, और डिविडेंड को फोरकास्ट करना भी मुश्किल होता है, ये इसके इश्यूज हैं। Similar to dividend growth model, assume at some point free cash flow will grow at a constant rate, और कुछ जो है पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें कैश फ्लो जो होते हैं उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। हमने एक पीछे एक एग्जांपल देखी थी, क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में 30, सेकंड में भी 30, 3 में भी 30, और 4 में जाके उसका 6% हो गया था, ठीक है। और इसमें बोल रहा है मतलब एट सम पॉइंट फ्री कैश फ्लो विल ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट, उसका कांस्टेंट रेट होता है। टर्मिनल वैल्यू, ये मैंने आप लोगों को जब एक डेफिनेशन बता रही थी उसे टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं। ये वो है रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एट द पॉइंट द ग्रोथ बिकम कांस्टेंट, जो जी है उसका वो कांस्टेंट हो जाता है। ये एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें फर्म मल्टीपल्स मेथड है, पी ओवर ई है, ये प्राइस ओवर अर्निंग्स है, सी एफ है, कैश फ्लोज है, और सेल्स है। एग्जाम्पल ये बेस्ड ऑन कंपेरेबल फर्म्स एस्टिमेट द अप्रोप्रिएट पी ओवर ई मल्टीप्लाइज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर टू बैकआउट एंड एस्टिमेट ऑफ द स्टॉक प्राइस को मतलब बैकआउट किया जा सकता है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, इसमें क्या होता है, स्टॉक प्राइस आर स्टेबल एंड देयर इज नो जनरल टेंडेंसी फॉर पीपल टू बाय वर्सेस टू सेल। इसमें जो होता है स्टॉक प्राइस और मतलब इसमें स्टॉक प्राइस आर स्टेबल, स्टॉक प्राइस जो होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। जो बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं इनमें इक्विलिब्रियम होता है। इन इक्विलिब्रियम टू कंडीशंस होल्ड होती हैं, करंट मार्केट स्टॉक प्राइस इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट की जो करंट वो प्राइस है ना वो दोनों सेम होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न मस्ट इक्वल रिक्वायर्ड रिटर्न के, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें ये रिटर्न मिलेगा वो इक्वल होना चाहिए रिक्वायर्ड रिटर्न के, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, ठीक है। ये देखो आर एस जो है D1 ओवर पी नोट प्लस जी के, और आर एस रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट वैल्यू माइनस, मतलब ये दोनों फार्मूले जो है ना इनका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। मार्केट इक्विलिब्रियम है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आर ऑब्टेन बाय एस्टिमेटिंग डिविडेंड यील्ड आर एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन को लेकर आते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। और रिक्वायर्ड रिटर्न्स आर ऑब्टेन बाय एस्टिमेटिंग रिस्क एंड अप्लाइंग द कैपम जो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को बोलते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आर एफ आर, और आर एफ आर प्लस आर ब्रैकेट में आर एम माइनस, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट का क्या है और रिस्क फ्री रेट और प्लस बीटा, ठीक है। हाउ इज मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सीड रिक्वायर्ड रिटर्न से, ये जो है एक्सीड कर जाए रिक्वायर्ड रिटर्न से, द करंट प्राइस इज टू लो एंड ऑफर अ बार्गेन बाय orders will be greater than sell order, P naught will be bid up until expected return equals required return। फोरकास्ट किया जाता है, डेट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टॉक प्राइस को, इसमें रिक्वायर्ड रिटर्न आता है। अच्छा, इसे आरएस को के से भी ज़ाहिर किया जा सकता है, कुछ चेंज मतलब चेंजिंग इन्फ्लेशन के थ्रू भी आ सकती है, कुड कॉजेज आर एफ टू बी चेंज। रिस्क फ्री रेट जो है इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होगी तो तब ये चेंज हो जाता है। आर एम माइनस आर एफ आर को हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम और एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क बीटा चेंज हो जाए, ग्रोथ रेट चेंज हो जाए, तो ये फैक्टर्स जो हैं इसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो होती है अफेक्ट कर रही होती है। इकोनॉमिक मार्केट कंडीशंस ये चेंज हो जाए ड्यू टू फॉर्म कंडीशंस। ये उन्होंने हम लोग जब डाटा कलेक्ट करते थे हाई और लो लेवल जो होता था ना ये इनकी प्राइसेस को भी देखते थे। हाई और लो 52 वीक्स हैं, हाई उसका 52.75 है, लो 19.06 है, और डिविडेंड जो है इसका 0.09 है, और यील्ड जो है 0.5 है, पी अर्निंग पर शेयर जो है 15% है, और वॉल्यूम जो है ये भी शेयर्स का दिया गया है, ठीक है। आगे हम प्रेफर स्टॉक है, प्रेफर स्टॉक के बारे में कोई भी अब आप लोग बताओ प्रेफर स्टॉक होता क्या है, मतलब प्रेफर स्टॉक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है, हाइब्रिड सिक्योरिटी कैसे है, कोई भी बताए ये हाइब्रिड सिक्योरिटी कैसे है। मतलब इसमें ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
यस मैम, हाइब्रिड का मतलब मैम यही होता है ना, मिक्स, तो उसके अंदर कॉमन शेयर्स भी होंगे और प्रेफर्ड शेयर, दोनों की क्वालिटी मिक्स होंगी। इसमें डेट होगा और इक्विटी होगी, ठीक है। प्रेफरेंस yes, शेयर्स में मतलब ये डेट होगा और इक्विटी की ये खासियत जो है ना ये रखता है। yes. Like bond, preferred stockholders receive a fixed dividend that must be paid before dividend are paid to common stockholders. ये आप लोगों को बताया गया है, मतलब ये लाइक बॉन्ड प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स रिसीव अ फिक्स्ड डिविडेंड। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को है हम लोग फिक्स्ड डिविडेंड जो है वो पे करते हैं। कॉमन स्टॉक होल्डर companies can omit preferred dividend payments without fear of pushing the firm into bankruptcy और नो वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। लेकिन मैं आपको फर्दर बताती हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये अमेरिका, प्रेफरेंस शेयर्स जो है मतलब इसे पाकिस्तान में प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, अमेरिकन टाउन्स में इसे प्रेफर स्टॉक बोलते हैं। और इसकी फीचर्स क्या हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। दे क्लेम देयर क्लेम ऑन कंपनीज प्रॉफिट्स कम बिफोर देयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से पहले जो है हमने जो है ना वो पे करते हैं डिविडेंड अगर हो जाता है कंपनी में। देयर कंपनी ऑन द कंपनी प्रॉपर्टीज कम आफ्टर आउटसाइडर्स बट बिफोर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इनका क्लेम होता है कंपनी की कंपनी के प्रॉपर्टीज पे कम आफ्टर आउटसाइडर्स, मतलब आउटसाइडर के बाद में पे किया जाता है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उसके बाद आउटसाइडर्स को, देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, ठीक है। मैं ये स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसका जो फार्मूला है मतलब हम प्रेफर स्टॉक होल्डर्स ये कैसे इसे फाइंड करते हैं। इफ प्रेफर स्टॉक व्हेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5% $5 है, सेल कर रहे हैं फॉर $50, व्हाट इज द प्रेफर स्टॉक एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका क्या होगा। इसका ये वीपी ओवर डीपी ओवर केपी होता है, ठीक है। आरपी इधर लिखा है डॉलर, उसका उसने बोला है कितना है, सेल कितने का कर रहा है, वो 50 का कर रहा है, इज इक्वल टू डिविडेंड उसका कितना है $5 है, और आरपी मतलब हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है। तो ये जो है ना आरपी उधर चला जाएगा, 50 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ओवर में आएगा, आरपी इधर आ जाएगा। इसको 5 को 50% पे डिवाइड करेंगे, 10% निकल आएगा, ठीक है। मैम इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स है वो वाकई नहीं करना है। वो अगर करने को दिल करता है तो कर लो। चलो ठीक है, एक दफा देख लीजिए। एग्जाम में तो नहीं आएंगे ना मैम? मैं आप लोगों को हर पॉइंट पे बताया, आप लोगों का पेपर थ्योरी बेस है, आप लोगों का सिलेबस भी थ्योरी ही है। ये जस्ट ठीक। लेक्चर में था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। कॉमन स्टॉक के फीचर्स क्या हैं ये आप लोग पढ़ लें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसे कहते हैं ये पढ़ लें, सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है ये पढ़ लें, ठीक है। कॉमन स्टॉक मतलब आप लोगों को ये चीज़ें जो आगे हमने पढ़ी है ना, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होना चाहिए, ये जो है ये आपको जस्ट पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। यस मैम। और अटेंडेंस जो है ना, अब ये पॉइंट किसने लगाई हुई है, हेलो जी जी मैम। हारिस साहब ने अटेंडेंस ले ली है इन सब की, जी मैम, हो गया अटेंडेंस। ठीक है। और प्रेजेंटेशन का कोई मूड है या नहीं? देख लें, टाइम काफी हो गया वैसे, मसला तो अब तो छुट्टी 1:30 तक जो है ना आपकी क्लास है, क्योंकि हम विदाउट ब्रेक कर रहे थे। तो मैम बस कर दें, थक गए आप लोग। यस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, ये तो खुदा ही जानता है रियलिटी क्या है। भाई बंदा के गुरेजा साहब तो आप लोग जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगी। यार आप अटेंडेंस जो है ना वो मुझे सेंड कर दें। वो लड़की ने भी अभी तक जो है ना अटेंडेंस नहीं सेंड की। जी जी मेरा है मैम, वो कर देगी सेंड, उससे मैं कर लेता हूँ। चलें ठीक है, प्रेजेंटेशन नेम भी लिख लें। तो ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीक मैम नहीं होगा लेक्चर ना?
कमिंग थर्सडे को लेक्चर नहीं है क्योंकि उस दिन 10 बजे तो मीटिंग है। यस मैम। काफी खुश हो आप लोग। ठीक है मैम। तो प्रेजेंटेशन ले लो। कब? अभी हाँ अभी अगर किसी ने देनी है तो दे दे, लेकिन यह है कि जो मकसद था वो आप लोगों को जो चीज़ प्रेजेंटेशन देने का पर्पस था वो आप लोगों को समझ आ गया, मतलब किस तरह काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा प्रेफरेंस स्टॉक क्या होता है, कॉमन स्टॉक क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें देने का मकसद था वो आप लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर होगा, ये आज था शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पे, आगे है शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम पे जो है ना वो मैं आप लोगों को खुद जो है बताऊंगी। अगर आप लोग कहते हैं तो कोई आपको प्रेजेंटेशन दे देती हूँ किसी टॉपिक पे। नहीं मैम, ओके बाय। चलें मैम ठीक है। स्लाइड शेयर कर देना। किसकी? वो मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ। जी मैम जी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। ओके मैम।